अध्याय 41 में एलेक्स की शक्तियां क्रूर दबाव में विकसित होती हैं और क्रियाशीलता में विस्फोट होता है। उसकी रिवर्स कर्स्ड तकनीक का स्तर बढ़ता है। स्तर 2 पर पहुंचकर उसकी उपचार गति में भारी वृद्धि होती है। अब वह शापित ऊर्जा को लगभग वुल्वरिन स्तर के पुनर्जनन के साथ शक्तिशाली पुनर्स्थापन बल में परिवर्तित करने में सक्षम है। यह अंततः उन्नत हुई क्योंकि पहले के विपरीत विध्वंसक कवच से निकलने वाले प्रचंड ऊर्जा विस्फोटों ने एलेक्स को अपने उपचार भंडार को नष्ट करने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे कौशल को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपयोग जमा हो गया। इसके साथ ही तकनीक रिवर्सल रेड स्तर 3 पर पहुंचता है। अब एक विनाशकारी प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है जो ब्लू की 2 गुनी शक्ति से शुरू होता है, जिसकी कोई ज्ञात सीमा नहीं है। प्राकृतिक रक्षा के रूप में इन्फिनिटी होने के बावजूद यह पहली बार था जब एलेक्स ने वास्तव में लगातार क्षति उठाई, जिससे आरसीटी को ओवरड्राइव में जाना पड़ा। हालांकि यह अभी भी दूसरों को ठीक नहीं कर सकता। प्रभावशीलता में वृद्धि संकेत देती है कि स्तर 3 उस क्षमता को अनलॉक कर सकता है। यह महसूस करते हुए एलेक्स आरसीटी को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लेता है, क्योंकि एक बहुविधता में जो सीमाओं को तोड़ रही है, महारत केवल जीवित रहने का नहीं है, यह परिवर्तन है। जब जेन फोस्टर रियलिटी स्टोन के साथ पहुंची तो एलेक्स जानता था कि उसे इसे निकालने के लिए आरसीटी की आवश्यकता होगी, लेकिन वह केवल प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा था। वह देखना चाहता था कि एक उच्च स्तरीय आरसीटी वास्तव में क्या कर सकता है। जुजुत्सु कैसेन में शोको ईरी स्वर्ण मानक था, जो दूसरों को ठीक करने के लिए आरसीटी का उपयोग करता था। लेकिन क्या होता अगर एलेक्स इससे आगे निकल जाता? क्या वह नियमों को फिर से लिख सकता था, अमरता, पुनरुत्थान प्राप्त कर सकता था, या यहां तक कि पदार्थ को ही रीसेट कर सकता था? जैसे जैसे उसकी महारत बढ़ती गई, वैसे वैसे रिवर्सल तकनीक, रेड के पीछे की कच्ची ताकत भी बढ़ती गई। एक शांत इशारे के साथ एक बास्केटबॉल के आकार का काला और लाल सिंगुलैरिटी उसकी हथेली में मंडरा गया, इससे पहले कि वह उसे आगे बढ़ाता। एक गर्जना के साथ जमीन फट गई। परिदृश्य में एक नई खाई खोद दी गई। रेड ने अभी अभी समतल किया था। फिर से एलेक्स ने तबाही को देखकर मुस्कुराया, और तकनीक के अलावा अन्य लाभ भी थे। विध्वंसक कवच, एक चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश का विस्फोट हुआ, मानो दूसरा सूर्य धरती पर टूट पड़ा हो, और गर्मी और क्रोध से पूरा भूभाग वाष्पीकृत हो गया। दूर थॉर और उसके साथियों ने एक विशाल मशरूम बादल को क्षितिज को निगलते हुए देखा, जिसकी प्रचंड तरंगें किसी देवता के हथौड़े की तरह उनके शहर की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। खतरे की उस घड़ी में थॉर ने अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाई, म्योल्निर को बुलाया और जेन फॉस्टर और आसपास के नागरिकों को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन बमुश्किल विस्फोट से बच पाया। योद्धा 3 भी उसके पीछे पीछे ऊंचे स्थानों पर चले गए, जहां उन्होंने मुड़कर तबाही देखी। थॉर भी स्तब्ध रह गया। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि मानवता के सबसे घातक हथियार की अपरिष्कृत शक्ति थी। जेन की आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए बताया कि श्वेत उत्परिवर्ती नामक व्यक्ति ही लक्ष्य था, जिसका अब सर्वोच्च अधिकारी पीछा कर रहे थे। उन्होंने इसकी योजना बनाई थी। उसने कहा, सीधे प्रहार से उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही थोर बची हुई चीजों को वापस पाने के लिए नरक में कूदने को तैयार हुआ, वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें सिकुड़ती आग के तूफान को देखकर सिकुड़ गईं। कोई बात नहीं, वह बुदबुदाया। लगता है अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। मीलों दूर एक सैन्य कमांड सेंटर में सैटेलाइट फीड्स के जरिए देख रहे जनरलों ने खुशी से जयकारे लगाए। उन्हें यकीन था कि उनका मिशन पूरा हो गया है। एक चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश का विस्फोट हुआ, मानो दूसरा सूर्य धरती पर टूट पड़ा हो, और गर्मी और क्रोध से पूरा भूभाग वाष्पीकृत हो गया। दूर थॉर और उसके साथियों ने एक विशाल मशरूम बादल को क्षितिज को निगलते हुए देखा, जिसकी प्रचंड तरंगें किसी देवता के हथौड़े की तरह उनके शहर की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। खतरे की उस घड़ी में थॉर ने अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाई, म्योल्निर को बुलाया और जेन फॉस्टर और आसपास के नागरिकों को बचाने के लिए दौड़ा,
लेकिन बमुश्किल विस्फोट से बच पाया। योद्धा 3 भी उसके पीछे पीछे ऊंचे स्थानों पर चले गए, जहां उन्होंने मुड़कर तबाही देखी। थोर भी स्तब्ध रह गया। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि मानवता के सबसे घातक हथियार की अपरिष्कृत शक्ति थी। जेन की आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए बताया कि श्वेत उत्परिवर्ती नामक व्यक्ति ही लक्ष्य था, जिसका अब सर्वोच्च अधिकारी पीछा कर रहे थे। उन्होंने इसकी योजना बनाई थी। उसने कहा, सीधे प्रहार से उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन जैसे ही थोर बची हुई चीजों को वापस पाने के लिए नरक में कूदने को तैयार हुआ, वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें सिकुड़ती आग के तूफान को देखकर सिकुड़ गईं। कोई बात नहीं, वह बुदबुदाया। लगता है अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। मीलों दूर एक सैन्य कमांड सेंटर में सैटेलाइट फीड्स के जरिए देख रहे जनरलों ने खुशी से जयकारे लगाए। उन्हें यकीन था कि उनका मिशन पूरा हो गया है। जैसे ही परमाणु विस्फोट के केंद्र में लपटें भड़कीं, सैन्य नेताओं ने जीत की घोषणा की। यह निश्चित था कि इस विनाश से कुछ भी नहीं बच सकता। जैसे ही श्वेत उत्परिवर्ती के अंत का आदेश दुनिया को प्रसारित करने के लिए जारी हुआ, जयकार गूंज उठी। लेकिन एक अनुभवी और सतर्क व्यक्ति चुपचाप स्क्रीन को देखता रहा। उसने इतना कुछ देखा था कि उसे पता था कि एलेक्स जैसी शक्तियां इतनी आसानी से लुप्त नहीं होती। अचानक छव्य बदल गई। फैलता हुआ आग का गोला रुका, फिर पलटा उसका प्रकाश। ऊष्मा और बल अंदर की ओर खिंच गया, मानो किसी ब्लैक होल ने उसे निगल लिया हो। मशरूम जैसा बादल अपने आप ढह गया और कमरे में मौजूद हर आंख अविश्वास से जम गई। क्या हो रहा है? किसी ने बुदबुदाया। ऊर्जा अवशोषित हो रही है पूरी तरह से। जैसे ही असंभव उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ, सदमा भय में बदल गया। क्या उसकी क्षमता को दबाना नहीं चाहिए था? वह अब भी इसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है? एक स्तब्ध आवाज आई, अरे नहीं, क्या वह म्यूटेंट है भी? इसके बाद परमाणु विस्फोट गायब हो गया। उसका प्रकोप पूरी तरह से अवशोषित हो गया। धूल के बादल झुलसती धरती पर छा गए, अब ठंडी और खामोश। बीच से एक अकेला व्यक्ति उभरा, शांति से खुले में चल रहा था। उसकी आकृति परिक्रमा कर रहे उपग्रहों को साफ दिखाई दे रही थी। बिना एक शब्द कहे उसने ऊपर देखा और अपनी बीच वाली उंगली आसमान की ओर उठाई। कमांड रूम में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर जनरल समझ गया कि इसका क्या मतलब है। उनका सबसे शक्तिशाली हथियार नाकाम हो गया था और सफेद बालों वाला म्यूटेंट उनकी पहुंच से बाहर हो गया था। एक जनरल ने चुप्पी तोड़ी, दमन उपकरण काम क्यों नहीं कर रहा था? दूसरों ने तुरंत सवाल दोहराया। अगर काम कर रहा होता तो उनका निशाना असहाय होता, उस विस्फोट से बच नहीं पाता। इसके बजाय वह अछूता खड़ा रहा। सभी की निगाहें कर्नल स्ट्राइकर पर टिक गईं, जिन्होंने उनकी निगाहों का सामना किया और आखिरकार जवाब दिया। इस बार दमन विधि ध्वनि तरंग पर आधारित थी। अगर आवाज जानबूझकर रोकी जाए तो उपकरण की शक्ति काफी कम हो जाएगी। ऐसा लगता है कि उसने खुद को इससे प्रतिरक्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल करना सीख लिया है। लेकिन सज्जनों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास एक अतिरिक्त योजना है। हमने विस्तृत जानकारी के आधार पर उसे निशाना बनाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया एक दमन उपकरण तैयार किया है। यह उपकरण मानक म्यूटेंट दमन इकाइयों से दर्जनों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। साथ ही यह विद्युत चुंबकीय तरंगों पर चलता है, जिससे इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। और हालांकि इसकी सीमा सीमित है, मैंने इसे हर सेंटिनल रोबोट में पहले ही लगा दिया है। ये रोबोट न सिर्फ दमन उपकरण से लैस हैं, बल्कि वे उसकी स्थानिक आक्रमण शक्तियों की नकल भी कर सकते हैं। वे उसे मार गिराने में पूरी तरह सक्षम होंगे। यह सुनकर जनरलों ने एक दूसरे को सहमति भरी नजरों से देखा। वे राहत महसूस कर रहे थे और सफेद बालों वाले खतरे को खत्म करने की अपनी योजना में फिर से आश्वस्त थे। इस बीच एलेक्स एक परमाणु विस्फोट के केंद्र से निकला। विस्फोट की सारी ऊर्जा सोखने के बाद संतोष से डकार ले रहा था। यहां तक कि जब उसका शरीर दबाव में तड़प रहा था, जो कि एक भयावह परमाणु विस्फोट हो सकता था, उससे उत्पन्न कच्ची ऊर्जा से भरा हुआ था। एलेक्स ने इसे नियंत्रण में रखा, बमुश्किल।
उसका गुप्त हथियार, उस विनाशकारी शक्ति को ऊर्जा बिंदुओं में प्रवाहित करने की क्षमता, उसे उसके विकसित होते टेम्पलेट में वापस खिलाना। इसके बिना वह अंदर से बाहर तक फट जाता, लेकिन शक्ति ने उसे पंजे से जकड़ लिया। रिहाई के लिए बेताब और ठीक समय पर उसकी 6 आईज भड़क उठीं। आने वाले शत्रुओं को देखते हुए सेंटिनल श्रेणी की मशीनों का झुंड बिना किसी हिचकिचाहट के, ये आपके औसत ड्रोन नहीं थे। वे उन्नत क्षमताओं वाले किसी भी व्यक्ति को अनुकूलित करने, पता लगाने और नष्ट करने के लिए बनाए गए थे। आमतौर पर एक दुहद स्वप्न, लेकिन एलेक्स उनके खेल को जानता था। अभी भी शुरुआती चरण के विकास में वापस सैन्य अड्डे पर कमांडरों की निगाहें सैटेलाइट फीड्स पर टिकी थीं और वे तनाव भरी खामोशी से देख रहे थे। अगर यह नाकाम रहा तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। फिर वह पल आया, एलेक्स पीछे नहीं हटा। वह बिना किसी बंधन के तूफान की तरह आगे बढ़ा, पूरी यूनिट का सीधा सामना करने के इरादे से। यही तो वे बिल्कुल नहीं चाहते थे और यही तो उन्हें सबसे ज्यादा डर था। वह नीच व्यक्ति अंतरिक्षीय हमले को झेल नहीं सकता। सेंटिनल रोबोट उसे जरूर मार गिराएंगे। उनके आदेश का पालन करते हुए सेंटिनल्स ने एलेक्स पर अंतरिक्षीय हमलों की बौछार कर दी, जिससे उसे फंसाने के लिए डिजाइन किए गए घातक अंतरिक्षीय ब्लेडों का एक जाल बन गया, जिससे वह बच नहीं सकता था। लेकिन एलेक्स, वह बेफिक्र रहा। जो पहले उसके लिए खतरा हुआ करता था, अब उसे मुश्किल से ही पता चलता था। उन ब्लेडों की गति, जो कभी उसके लिए बिजली की तरह तेज थी, अब इतनी धीमी हो गई थी कि उसके लेवल 3 6 आईज उनका पीछा कर सकते थे। अगर वह चाहता तो उनसे बचना आसान होता, लेकिन इसके बजाय उसने उनका सीधा सामना करने का फैसला किया। ज्यादातर ब्लेडों से बचने के बाद वह एक के पास पहुंचा और अपनी इन्फिनिटी से उसे रोकने की तैयारी कर रहा था। जो कभी उसकी सुरक्षा को भेद सकता था, वह ब्लेड के उसके इन्फिनिटी की सीमा में आते ही धीमा हो गया। उसके लेवल 3 लिमिटलेस के पूरी ताकत से ब्लेड उसे भेद नहीं पाए। उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ते देखकर एलेक्स को एहसास हुआ कि लेवल 4 पर पहुंचते ही वह शायद अंतरिक्षीय हमलों से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। एकाग्र दृष्टि से उसने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और एक नीला काला छेद बना, जो एक लाल काले विलक्षणता के साथ मिलकर एक बैंगनी बिजली का गोला बना। इस नए ऊर्जा विस्फोट ने आने वाले ब्लेडों को नष्ट कर दिया, प्रहरी को चीर डाला और तब तक अपने रास्ते पर चलता रहा जब तक कि वह दूर कहीं गायब नहीं हो गया। पलक झपकते ही अधिकांश प्रहरी सफेद बालों वाले म्यूटेंट द्वारा नष्ट कर दिए गए। वे उसे छू नहीं सके, उनके किसी भी हथियार का, यहां तक कि कर्नल स्ट्राइकर द्वारा काम करने की उम्मीद वाले स्थान आधारित हमलों का भी कोई असर नहीं हुआ। यह बदमाश अंतरिक्षीय हमले का सामना नहीं कर सकता और सेंटिनल रोबोट उसे जरूर मार गिराएंगे। आदेश का पालन करते हुए सेंटिनल रोबोट ने एलेक्स पर अंतरिक्षीय हमले शुरू कर दिए, जिससे उसे फंसाने के लिए अंतरिक्षीय ब्लेडों का एक घातक जाल बन गया, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन एलेक्स अडिग रहा, यह जानते हुए कि जो खतरे कभी खतरा थे, अब उसका कोई मुकाबला नहीं। ब्लेडों की गति, जो कभी जबरदस्त थी, अब उसके लेवल 3 6 आईज से आसानी से देखी जा सकती थी। वह उन्हें आसानी से चकमा दे सकता था, फिर भी उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। ज्यादातर ब्लेडों को दरकिनार करने के बाद वह एक के पास पहुंचा और अपनी इन्फिनिटी तकनीक से उसे रोकने की कोशिश की। ब्लेड, जो कभी उसकी सुरक्षा को भेद रहे थे, अब उसके इन्फिनिटी की पहुंच में धीरे धीरे चल रहे थे, उसके लेवल 3 लिमिटलेस को भेद नहीं पा रहे थे। जैसे ही उसने ब्लेडों को आगे बढ़ते देखा, एलेक्स को एहसास हुआ कि लेवल 4 पर पहुंचने पर वह अंतरिक्षीय हमलों के लिए पूरी तरह से अजेय हो सकता है। प्रयोग करने के बाद उसने अपनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाकर आगे के ब्लेडों की ओर इशारा किया। एक छोटा नीला काला छेद, एक काले और लाल रंग की विलक्षणता के साथ मिलकर एक बैंगनी बिजली का गोला बना, जो आगे की ओर उछला, अंतरिक्षीय ब्लेडों को नष्ट करता हुआ और अपने रास्ते में आने वाले सभी सेंटिनल रोबोटों को तब तक नष्ट करता रहा जब तक कि वह दूर कहीं गायब नहीं हो गया। कुछ ही क्षणों में
अधिकांश सेंटिनल रोबोट सफेद बालों वाले म्यूटेंट द्वारा नष्ट कर दिए गए और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सेंटिनल अपने सभी हथियारों के बावजूद कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, खासकर अंतरिक्ष आधारित हमलों में जो उनकी आखिरी उम्मीद थे। फुटेज में सफेद बालों वाला म्यूटेंट सेंटिनल्स पर कहर बरपा रहा था। वह साये की गति से चल रहा था, गोलियों और ब्लेड दोनों से बचता हुआ। कोई भी हथियार, यहां तक कि उन्नत लक्ष्यीकरण प्रणालियां भी उसे पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अछूत हो। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि म्यूटेंट सिर्फ हमलों से बच नहीं रहा था या किसी अजीब अंतरिक्ष रक्षा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वह उन्हें अवशोषित कर रहा था। ऊर्जा ब्लेडों को बेअसर करने के लिए बस उस रहस्यमय बैंगनी गोले की जरूरत थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी शारीरिक शक्ति समझ से परे विकसित हो गई हो। सेनापति विस्मय से देख रहे थे, यह समझते हुए कि यह अब कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने एक नई म्यूटेंट क्षमता में महारत हासिल कर ली थी जिससे वह अंतरिक्ष को विकृत कर सकता था। एक सेनापति ने टिप्पणी की, अगर वह उस बैंगनी गोले का इस्तेमाल करता रहा तो वह मिनटों में एक शहर को तबाह कर सकता है और उसकी ऊर्जा अवशोषण शक्तियों को मत भूलना। वह उसे आसानी से एक शहर को नष्ट करने वाली शक्ति में बदल सकता है। एक और सेनापति ने कहा, वह अब परमाणु हथियारों से भी आगे निकल गया है। अब हम उससे सीधे तौर पर नहीं लड़ सकते। सहमत? सर्वसम्मति से जवाब आया, जिससे उनके विरुद्ध किसी भी योजना का अंत हो गया। जनरलों ने गंभीर सहमति में सिर हिलाया। तब तक दहशत फैल गई। एक ने झटके से कहा, अभी मीडिया से संपर्क तोड़ दो। अगर उन्हें पता चल गया कि हम असफल रहे तो हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। लेकिन एक संचार अधिकारी ने, जिसका चेहरा पछतावे से तनावग्रस्त था, सबसे बुरी खबर सुनाई। सर, हमने पहले ही हर आउटलेट को सूचित कर दिया है। सन्नाटा बम की तरह छा गया। जनरल के चेहरे का रंग उड़ गया। कार्यकुशलता एक अभिशाप बन गई थी। जैसे ही एहसास ने कमरे में एक झटके की तरह मारा, खौफ छा गया। प्रेस न्यू मैक्सिको में जो हुआ उसे उजागर कर देगी कि सफेद बालों वाले म्यूटेंट पर उनका हमला विफल हो गया था। मीडिया का मुंह बंद करो, सारी कवरेज ब्लॉक करो। एक चिल्लाया, हम नहीं कर सकते, वे पत्रकार पागल हैं। दूसरे ने झटके से जवाब दिया। तनाव बढ़ गया। पछतावे ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। कहीं कोने में कर्नल स्ट्राइकर जड़वत खड़ा था। मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थी कि उनमें से खून बह रहा था। एलेक्स की शक्ति की खोज ने उसे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स पर निशाना साधा, जिनमें पावर स्टोन उसकी सूची में सबसे ऊपर था। लेकिन यह तो बस एक छोटी सी बात थी। वह अपार ऊर्जा के दूसरे स्रोतों से भी अच्छी तरह वाकिफ था, जिनका वह दोहन कर सकता था, चाहे वह किसी ग्रह की पूरी ऊर्जा सोखना हो, जैसे सेलेस्टियल्स, या फिर अनंत ज्वाला जैसी प्राचीन कलाकृतियों की शक्ति को अवशोषित करना हो। सबसे अच्छी बात, उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसकी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाएगी। अपनी पोर्टल क्षमताओं को उन्नत करने का सवाल भी था, जिसके बारे में वह पहले से ही सोच रहा था। वह जानता था कि वह उन जगहों पर टेलीपोर्ट कर सकता है जहां वह पहले जा चुका है। लेकिन क्या होगा अगर वह उस शक्ति को बढ़ा सके? क्या वह कहीं भी पोर्टल बना सकता है? शायद समय, स्थान या आयामों को भी पार कर सकता है। किसी दूसरी दुनिया, शायद किसी बिल्कुल अलग ब्रह्मांड से के लिए एक पोर्टल खोलने के विचार से उसका मन दौड़ गया। और अगर वह दुनिया जुजुत्सु कैसेन जैसी किसी श्रृंखला से हो तो क्या होगा? गोजो सातोरु जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का, जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली क्षमताओं से लैस हो, सामना करने का विचार एक आकर्षक चुनौती था। यह सिर्फ शक्ति के बारे में नहीं था, यह इस बारे में था कि वह शक्ति क्या कर सकती है। एलेक्स की शक्ति की खोज अजेय थी। उसकी नजर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स पर थी, खासकर शक्तिशाली पावर स्टोन पर। लेकिन वह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। ऊर्जा के अनगिनत स्रोत मौजूद थे जो अवशोषित होने के लिए तैयार थे। चाहे वह सेलेस्टियल्स जैसे किसी ग्रह की ऊर्जा को अवशोषित करना हो या अनंत ज्वाला जैसे अवशेषों का दोहन करना हो, एलेक्स जानता था कि अपनी शक्तियों को मुक्त करने के लिए उसके पास कभी ईंधन की कमी नहीं होगी।
जैसे जैसे उसकी क्षमताएं विकसित हुईं, उसके विचार पोर्टल्स की ओर मुड़ गए। अगर वह अपनी टेलीपोर्टेशन शक्तियों को उन्नत कर पाता तो शायद वह कहीं भी, यहां तक कि दूसरे आयामों तक, पोर्टल्स बना सकता था। अगर स्पाइडरमैन का दोस्त नेड पोर्टल्स खोल सकता था तो एलेक्स कितनी दूर जा सकता था? समय यात्रा, इच्छानुसार आयाम, या फिर दूसरी दुनियाओं के प्रवेश द्वार? इस विचार ने उसे रोमांचित कर दिया। क्या हो अगर वह इस शक्ति का उपयोग जुजुत्सु कैसेन की दुनिया तक पहुंचने के लिए एक पोर्टल खोलने के लिए कर सके? और फिर कल्पना कीजिए, उसे गिराने के लिए गोजो सातोरु से भी ज्यादा शक्तिशाली क्षमताओं का इस्तेमाल करना। अब यह एक अनोखा अनुभव होगा। उसने रोमांच के साथ इसकी कल्पना की। सबसे शक्तिशाली के सामने वह प्रतिष्ठित पंक्ति कहते हुए, मैं अकेला सम्मानित हूं। इस विचार ने ही उसके मन में एक चिंगारी दौड़ा दी। जब अराजकता शांत हुई तो थोर और उसके साथी युद्ध के मैदान के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें एक बिखरी हुई दुनिया का सामना करना पड़ा। आसमान धूल से ढका था। विशाल गड्ढे उल्कापिंडों के प्रहारों की तरह जमीन पर बिखरे हुए थे और टूटे हुए हथियारों के अवशेष झुलसी हुई रेत में दबे पड़े थे। इन सब के केंद्र में उजड़ी हुई धरती के ऊपर मंडराता हुआ सफेद बालों वाला म्यूटेंट था, जिसे थोर पहचानता था, फिर भी अब पूरी तरह से अजनबी महसूस करता था। मौन में डूबे हुए एलेक्स ने अपने माथे पर हाथ रखा, ऊपर देखा और एक धीमी बढ़ती हुई हंसी निकाली। एक मुस्कान पागलपन में बदल गई, जब तक कि वह एक जंगली बेलगाम ठहाके में नहीं बदल गई। थोर और बाकी लोग ठिठक गए, पास जाने को तैयार नहीं थे। वह खतरनाक है, सिर्फ फुसफुसाया और बाकी लोग चुपचाप सहमत हो गए। जैसे ही एलेक्स नीचे उतरा, थोर ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी और असगार्ड लौटने का इरादा जताया। एलेक्स ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे लिए लोकी को धन्यवाद जरूर देना और उसे याद दिलाना कि पैकेज को ना भूलें। एलेक्स पहले से ही जानता था कि क्या होने वाला है। लोकी का रसातल में गिरना, एक बड़ी शक्ति से उसका सामना और उस आक्रमण की शुरुआत जिसका एलेक्स इंतजार कर रहा था। हालांकि थॉर को एलेक्स की बात का मतलब ठीक से समझ नहीं आया, फिर भी उसने सिर हिलाकर कहा, मैं जाऊंगा। जेन फॉस्टर से अलविदा कहने और वापस आने का वादा करने के बाद थोर बिफ्रॉस्ट की चमकती किरणों में वॉरियर्स 3 के साथ चला गया। बिफ्रॉस्ट की इंद्रधनुषी रोशनी फीकी पड़ते ही एलेक्स जेन की ओर मुड़ा और बोला, इलाज के लिए मेरे पास आना मत भूलना। और फिर उसकी नजरों से ओझल हो गया। उसका अगला कदम साफ था, टोनी स्टार्क को ढूंढकर एक नया आर्क रिएक्टर ढूंढना और सेना के लिए एक छोटा सा उपहार तैयार करना। उन्होंने उसे एक मशरूम क्लाउड भेजा था, इसलिए थोड़ी शांति देकर एहसान चुकाना ही सही लगा, है ना? न्यू मैक्सिको को पीछे छोड़कर एलेक्स समुद्र के किनारे टोनी स्टार्क की हवेली की ओर तेजी से बढ़ा। अब उसकी ऊर्जा चौथे स्तर पर थी, इसलिए वह बिना किसी चोट के डर के स्वतंत्र रूप से टेलीपोर्ट कर सकता था। उसकी रिवर्स कर्स्ड तकनीक भी दूसरे स्तर तक पहुंच गई थी, जिससे उसकी उपचार गति बहुत तेज हो गई थी और वह इन्फिनिटी के लगातार इस्तेमाल के मानसिक तनाव से उबर सकता था। बात करें तो तीसरे स्तर पर उसका इन्फिनिटी अब खतरों का स्वतः पता लगा सकता था। केवल खतरनाक समझे जाने वाले खतरों को ही पीछे धकेला जा सकता था। शाम तक अरबपति की शानदार पार्टी के लिए स्टार्क का घर जगमगा उठा। जैसी कि उम्मीद थी, यह टेस्टोस्टेरोन से भरपूर स्वर्ग था। कम कपड़ों में सज्जी महिलाओं से भरा हुआ, रोशनी, हंसी और शराब से भरा माहौल, और यह सब दुनिया के सबसे अमीर आदमी की निगाहों के सामने। इस अफरा तफरी के बीच स्टार्क पूरी तरह से नशे में धुत था। उसने अभी अभी आयरन मैन सूट में पेशाब किया था, पेपर से झगड़ा किया था और अब वह हवा में ड्रिंक्स पर रिपल्सर ब्लास्ट कर रहा था ताकि हंसी मजाक कर सके, जबकि मेहमान उसे ऐसे चीयर कर रहे थे जैसे कोई सर्कस हो। लेकिन तभी कमरे में सन्नाटा छा गया। शोर के बीच एक आज्ञाकारी आवाज आई, कर्नल रोड्स। सूट पहने और गुस्से में सभी को बाहर जाने के लिए चिल्लाए। मेहमान स्तब्ध रह गए।
लेकिन उनके चेहरे भ्रम से नहीं बल्कि दहशत से मुड़ गए। रोड्स को बहुत देर हो चुकी थी। उनका डर उस पर नहीं था, वह उसके पीछे था। कुछ गड़बड़ थी। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, एक पतला शक्तिशाली हाथ उसके कंधे पर पड़ा और उसे एक घुटने पर इतनी जोर से दबा दिया कि उसका कवच जमीन से टूट गया। फिर आवाज आई, धीमी, मधुर और जहरीली, कर्नल रोड्स, पार्टी क्यों रोक रहे हो? तुम मुझे नाराज नहीं करना चाहोगे, है ना? रोड्स ने धीरे से अपना सिर घुमाया तो देखा कि एक चांदी के बाल वाला, नीली आंखों वाला आदमी, जिसकी मुस्कान दुनिया को जला सकती थी, उसे ठंडी, ब्रह्मांडीय द्वेष से घूर रहा था। मुझे ऐसे मत देखो, मेरा यौन रुझान बिल्कुल सामान्य है। लेकिन टोनी मजाक के मूड में नहीं था, अभी भी अविश्वास में। उसने वह सवाल बोल दिया जो उसे खाए जा रहा था, क्या तुम सच में एक सीधे परमाणु हमले से बच गए और ऐसे चले गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो? एलेक्स ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जाहिर है यह आसान था। आसान? तुमने यह कैसे कर दिखाया? टोनी ने पूछा। उसका अविश्वास बढ़ता जा रहा था। अरे टोनी, यह सिर्फ मैं ही नहीं हूं, और भी हैं, जैसे कमर ताज का जादूगरनी सुप्रीम। वह जादूगरनी सुप्रीम? वह कौन है? टोनी कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी उनके सामने चिंगारियां उड़ने लगीं। एक चटकती हुई द्वार प्रकट हुई और उसमें से एक शांत चेहरे वाली गंजी महिला निकली। जैसे ही वह अंदर आई, एलेक्स घबरा गया और तुरंत उसे पहचान गया कि वह कौन है। हालांकि उसका रूप, रंग वैसा नहीं था जैसा टोनी ने सोचा होगा। एलेक्स अच्छी तरह जानता था कि वह कौन है। जादूगरनी सुप्रीम, मुझे ऐसे मत देखो, मेरी यौन अभिविन्यास बिल्कुल ठीक है। लेकिन टोनी इतना स्तब्ध था कि उसे मजाक सूझ ही नहीं रहा था। अभी भी इस अविश्वसनीय बात को समझने की कोशिश करते हुए उसने अपने मन में कौंध रहे सवाल पर पलटवार किया। रुको, तुम एक सीधे परमाणु विस्फोट से बच गए और ऐसे निकल गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो? एलेक्स ने लगभग बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, बहुत आसान। टोनी अभी भी अविश्वास में जोर देकर बोला, आसान? तुमने ये कैसे कर दिखाया? एलेक्स ने कंधे उचका दिए। छोड़ो भी टोनी, इतना हैरान मत हो। और भी बहुत से लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, जैसे कमर ताज का जादूगर सर्वोच्च। वह जादूगर सर्वोच्च? वह कौन है? जैसे ही टोनी ने और गहराई से खोदने के लिए अपना मुंह खोला, अचानक एक चटक सी आवाज हवा में भर गई और उनके सामने चिंगारियों का एक भंवर फूट पड़ा। ऊर्जा से भरा एक द्वार खुल गया और उसमें से गुजरते हुए एक शांत, गंजी औरत। एलेक्स जड़ हो गया। उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसकी नजर उस पर टिक गई। वह अच्छी तरह जानता था कि वह कौन है, सर्वोच्च जादूगरनी, और हालांकि वह अपनी आम फिल्मी शक्ल जैसी नहीं दिख रही थी। हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। उसने अपनी सारी ऊर्जा और शापित शक्ति अपने शरीर को मजबूत बनाने में झोंक दी और अपने मन को लेजर जैसी सटीकता से केंद्रित किया। उसकी 6 आंखों वाली क्षमता चरम पर पहुंच गई, जिससे वह अपनी चरम अवस्था में पहुंच गया। ऑडिन जैसे शक्तिशाली प्राणी का सामना करते हुए भी एलेक्स जानता था कि वह अपनी सतर्कता नहीं छोड़ सकता। इस बीच टोनी उस गंजी औरत और उसके पीछे बने अजीबोगरीब द्वार को देख रहा था। उसे लग रहा था कि जब से उसने खुद को आयरन मैन के रूप में सार्वजनिक रूप से प्रकट किया है, चीजें और भी अजीब हो गई हैं। पहले एलेक्स, फिर न्यू मैक्सिको में असगार्ड के साथ थॉर का प्रकट होना। अब पीले रंग की एक गंजी औरत ने उसके घर में एक द्वार खोल दिया था। शराब पीने का नाटक करते हुए टोनी एलेक्स के पीछे खिसक गया और 2 गिलास शराब डाली। उसने एक गिलास एलेक्स को दिया और दूसरा अपने पास रख लिया। फिर उस रहस्यमयी औरत की ओर मुड़कर पूछा, तो तुम कौन हो और उस चमकते हुए घेरे का क्या मतलब है? क्या यह कोई उत्परिवर्ती शक्ति है, उन्नत तकनीक है, या कोई और महाशक्ति है? अब टोनी पर ध्यान केंद्रित कर रही औरत ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह जादू है। टोनी ने बिना एक पल भी गंवाए सिर हिलाया और कहा,
ठीक है जादू, मैं इससे निपट सकता हूँ। आखिरकार अगर असगार्ड असली होता तो जादू इतना अविश्वसनीय नहीं लगता। एलेक्स तब अचंभित रह गया जब जादूगरनी सुप्रीम ने उसे उसकी जगह लेने का सुझाव दिया। क्या वह जल्दी रिटायर हो रही थी? यह विचार उसके मन में आया, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के एलेक्स ने उसे मना कर दिया। मेरा जादूगरनी सुप्रीम बनने का कोई इरादा नहीं है, उसने साफ शब्दों में कहा। पृथ्वी की रक्षा करना उसका काम नहीं था। वह अपनी क्षमताओं को निखारना और अधिक चरित्र टेम्पलेट्स को अनलॉक करना और जादूगरनी सुप्रीम से भी आगे निकल जाना, उसकी पहुंच से परे एक शक्ति बनना चाहता था। जादूगरनी सुप्रीम उसके जवाब से हैरान नहीं हुई, उसे इसकी उम्मीद थी, लेकिन यह उसका असली उद्देश्य नहीं था। उसने एक अजीबोगरीब अंगूठी निकाली और उसे उसकी ओर उछाल दिया। तुम्हारे पास अपनी शक्तियों को बढ़ाने की क्षमता है, उसने कहा। पोर्टल निर्माण में महारत हासिल करो और एक दिन तुम आयामों में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकोगे। आश्चर्यचकित होकर एलेक्स अपने हाथ में स्लिंग रिंग को घूरता रहा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी कलाकृति उसे इतनी आसानी से मिल जाएगी। क्या बात है? उसने उत्सुकता से पूछा। एलेक्स अचंभित रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि जादूगरनी सुप्रीम उसे अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए कहेगी। क्या वह जल्दी रिटायर होने वाली थी? एक पल के लिए उसके मन में यह विचार आया, लेकिन बिना सोचे समझे एलेक्स ने उसे मना कर दिया। मुझे माफ करना, लेकिन मेरा जादूगरनी सुप्रीम बनने का कोई इरादा नहीं है। पृथ्वी की रक्षा करना उसका काम नहीं था। वह ऊर्जा का दोहन करने और भी क्षमताएं हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, जब तक कि वह खुद जादूगरनी सुप्रीम से भी आगे न निकल जाए, एक ऐसी ताकत बन जाए जिसकी बराबरी वह कभी नहीं कर सकती। जादूगरनी सुप्रीम उसके जवाब से हैरान नहीं हुई। उसने इसका अनुमान लगाया था और बस उसे परख रही थी। उसका असली मकसद कुछ और ही था। उसने 2 छेदों वाली एक अजीब सी अंगूठी निकाली और उसे उसकी ओर उड़ा दिया। तुम्हारे अंदर अपनी शक्तियों को बढ़ाने की क्षमता है। अगर तुम पोर्टल बनाने में माहिर हो गए तो एक दिन तुम अपनी इच्छा से आयामों को पार कर सकोगे, उसने कहा। स्लिंग रिंग पकड़े हुए एलेक्स हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी कलाकृति उसे इतनी आसानी से मिल जाएगी। इसकी कीमत क्या है? उन्होंने पूछा। जादूगरनी सुप्रीम ने एक भौं उठाई और एक जानकार मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें समानांतर ब्रह्मांडों की सैर करने का सुझाव जरूर देती हूँ। वहां बहुत कुछ है जो खोजा जाना बाकी है। एलेक्स मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसके शब्दों के पीछे छिपे अनकहे संदेश को भांपते हुए वह असल में उससे कह रही थी, यहाँ अराजकता मत फैलाओ, मल्टीवर्स में कहीं और जाकर तबाही मचाओ। और यह बात उसे बिल्कुल सही लगी। घूमने के लिए बहुत सारे ब्रह्मांड थे। एनिहिलेशन वेव, ज़ॉम्बी वर्ल्ड्स, इन्फिनिटी वॉर्स, संभावनाएं अनंत थीं। मार्वल मल्टीवर्स एक खेल का मैदान था और एलेक्स सिर्फ एक ही वास्तविकता की बेड़ियों में जकड़ने वाला नहीं था। जैसे ही उसने स्लिंग रिंग स्वीकार की, जादूगरनी सुप्रीम ने देखा कि उसका काम पूरा हो गया है और वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन एलेक्स के पास एक आखिरी सवाल था। टोनी के जादूगरनी सुप्रीम बनने के बारे में तुम क्या सोचते हो? उसने पूछा। टोनी स्टार्क अचानक चौंक गया, बस खुद की ओर इशारा कर सका। मैं? एलेक्स ने उसे जादूगर सुप्रीम की ओर धकेलते हुए कहा। विज्ञान और जादू के टकराव की कल्पना करो, यह कुछ अद्भुत होगा, है ना? टोनी ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चिंगारी चमक उठी। अकेले तकनीक साथ नहीं दे सकती थी। एलेक्स जैसे व्यक्ति के सामने आविष्कार की प्रगति बहुत धीमी थी, लेकिन शायद इसका जवाब विज्ञान और जादू टोने के मेल में छिपा था। टोनी स्टार्क को देखते हुए जादूगर सुप्रीम की नजर उसकी प्रतिष्ठा से परे, अभी तक लिखी नहीं गई समय सीमाओं में झांक रही थी। एक पल की खामोशी के बाद वह मुस्कुराई
और बोली, यह सज्जन एक बेहतरीन जादूगर सुप्रीम बनेंगे। एलेक्स मुस्कुराई। उसकी स्वीकृति का मतलब था कि सब कुछ गतिमान था। उसके इशारे पर टोनी और जादूगर सुप्रीम कमर ताज के लिए रवाना हुए, उसे रहस्यमयी महारत के रास्ते पर स्थापित किया। किसी दूसरे ब्रह्मांड में टोनी पहले ही इस रास्ते पर चल चुका था और अब सही मार्गदर्शन के साथ वह इसे फिर से कर सकता था। इस बीच एलेक्स आकाश में वॉशिंगटन की ओर उड़ रहा था। उसके कंधे पर एक बैकपैक लटका हुआ था जिसके अंदर 10 आर्क रिएक्टर सुरक्षित थे। ऊर्जा अवशोषण स्तर 4 पर होने के कारण उसकी गति 10 मैक से अधिक थी। जब तक वे पावर कोर सूखते, उसे उम्मीद थी कि उसके हाथ में इन्फिनिटी स्टोन्स होंगे। वह स्वर्ग से उतरा एक देवदूत है, हमारे बीच एक देवता। सफेद बालों वाले म्यूटेंट का विरोध जारी रखना ही विनाश का असली रास्ता है। एलेक्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने भीड़ को देखा। ज्यादातर लोग म्यूटेंट समर्थक समूह से थे, सफेद कोट पहने हुए, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने पहली बार आते समय पहना था। कुछ तो उसके क्लोन जैसे लग रहे थे, वही कद, वही बनावट, और यहां तक कि उसकी पैनी आंखों की नकल करने के लिए नीले कॉन्टैक्ट लेंस भी। अगर उसकी 6 आंखें न होतीं, जो जरा सा भी अंतर भांप लेती थीं, तो एलेक्स को शायद लगता कि किसी रहस्यमयी शक्ति ने उसका क्लोन बनाना शुरू कर दिया है। अपनी 6 आंखों के जरिए एलेक्स को एहसास हुआ कि भीड़ में कई म्यूटेंट भी थे। दरअसल उसने उनमें मिस्टिक को भी देखा, जो बाकियों की तरह ही भेष बदल कर आई थी। जरा रुकिए, क्या वह म्यूटेंट ब्रदरहुड का हिस्सा नहीं थी? वह अब एक्स मेन के साथ क्या कर रही थी? क्या प्रोफेसर एक्स ने आखिरकार उसे फिर से इस मुहिम में शामिल होने के लिए मना लिया था? जितना ज्यादा एलेक्स इसके बारे में सोचता, उतना ही यह बात समझ में आती। मिस्टिक, मैग्नेटो जितनी इंसानों से नफरत से भरी नहीं थी। वह निराश थी, मानवता के खोखले वादों से छल्ला हुआ महसूस कर रही थी, जिसके चलते वह ब्रदरहुड की ओर बढ़ी। लेकिन हो सकता है, बस शायद, सरकार को उसके प्रकोप का डर और म्यूटेंट लिबरेशन एक्ट के आसन्न होने के कारण वह एक्स मेन की ओर वापस लौट आई हो। वह स्वर्ग से उतरे किसी देवदूत जैसा है, मात्र मनुष्यों के बीच एक देवता। सफेद बालों वाले म्यूटेंट का विरोध करते रहो और तुम विनाश की ओर बढ़ रहे हो। लेकिन जब एलेक्स ने चारों ओर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। म्यूटेंट समर्थकों में से अधिकांश ने अपने बाल सफेद रंगे हुए थे और सफेद कोट पहने हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहली बार दिखाई देने पर पहने थे। कुछ तो बिल्कुल उसके जैसे ही दिख रहे थे, उनकी बनावट, हेयर स्टाइल और यहाँ तक कि उसकी पैनी आंखों से मिलते जुलते कॉन्टैक्ट लेंस भी। यह लगभग अकल्पनीय था। अगर उसकी 6 आंखें न होती तो एलेक्स कसम खाता कि किसी रहस्यमयी शक्ति ने उसका क्लोन बना लिया है। लेकिन असली आश्चर्य तब हुआ जब उसकी 6 आंखों ने भीड़ को देखा और पता चला कि कई म्यूटेंट समर्थकों की रैली में शामिल हो गए थे। उनमें से उसने मिस्टिक को देखा, जो अजीब तरह से उससे मिलती जुलती दिख रही थी। किनारे पर अन्य एक्स-मैन सदस्यों के पास खड़ी थी। क्या हो रहा था? क्या मिस्टिक म्यूटेंट ब्रदरहुड का हिस्सा नहीं थी? अब वह एक्स-मैन के साथ क्यों घूम रही थी? क्या प्रोफेसर एक्स उसे फिर से मना सकते थे? जब उन्होंने इस पर गहराई से सोचा तो बात समझ में आने लगी। मैग्नेटो के विपरीत, जो मानवता से घृणा करता था, मिस्टिक उनसे निराश हो चुकी थी। उनके टूटे वादों से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। शायद अब, जब सरकार उसकी शक्तियों से डर रही थी और म्यूटेंट लिबरेशन एक्ट की योजना बना रही थी, तो उसने एक्स-मैन के पक्ष में लौटने का फैसला कर लिया था। अब उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आखिरकार वो दुनिया पर छा जाएगा। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए जो भी उसके खिलाफ खड़ा होगा वो लगभग खत्म हो जाएगा। सफेद बालों वाले म्यूटेंट का समर्थन करना ही शायद आने वाले सफाये से बचने का एकमात्र तरीका हो सकता है। एलेक्स को यकीन नहीं हो रहा था। वो कब से दुनिया पर कब्जा करने की साजिश रच रहा था। उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी।
वक्त की तो बात ही छोड़िए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे चल रही लड़कियां जो उसका संपर्क नंबर पूछ रही थीं, अनसुनी कर गईं, क्योंकि वो व्हाइट हाउस के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। उसके चलते ही उसके आसपास का शोर धीरे धीरे कम होता गया। भीड़ कुछ ही पलों में शांत हो गई, मानो हवा ही बदल गई हो। असीम तकनीक काम कर रही थी, एक अदृश्य शक्ति से लोगों को पीछे धकेल रही थी, घनी भीड़ को पानी की तरह अलग कर रही थी। कुछ लोग जो गुस्से में चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, एक जबरदस्त ऊर्जा ने उन्हें किनारे कर दिया और दूसरों पर टूट पड़े। ज्यादा से ज्यादा लोग उस सफेद बालों वाले आदमी के आकर्षक व्यक्तित्व पर ध्यान देने लगे और जल्द ही वह एक अनजान साया नहीं रहा, बल्कि ध्यान का केंद्र बन गया। सबकी नजरें उसकी ओर खींची चली गईं। जिन लड़कियों ने सबसे पहले एलेक्स से बात की थी, वे कांप रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनमें उत्साह था या डर। अब उसे कोई इंसान नहीं रोक सकता। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो दुनिया पर राज करना तय है। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए जो भी उसका विरोध या चुनौती देने की हिम्मत करेगा, वह हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन अगर हम अभी सफेद बालों वाले म्यूटेंट के पीछे पड़ जाएं, तो आने वाले सफाई से बचने का एक मौका जरूर मिल सकता है। एलेक्स एकदम अवाक, स्तब्ध रह गया। उसने कब से दुनिया जीतने का फैसला कर लिया था। उसके पास इसके लिए न तो समय था और न ही रुचि, लेकिन उन्हें सही करने की जहमत उठाने की बजाय उसने बस सिर हिलाया, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लिए और चलता रहा। उसके पीछे पीछे चल रही लड़कियां, जो अब भी उसका संपर्क विवरण जानने के लिए उत्सुक थीं, अनसुनी कर गईं, क्योंकि वह भीड़ को चीरता हुआ व्हाइट हाउस के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके आसपास की बातचीत धीमी पड़ गई, बहसों का शोर शांत हो गया और कुछ ही सेकंड में पूरी भीड़ एक भयानक सन्नाटे में डूब गई। लिमिटलेस तकनीक के पूरे असर के साथ लोगों का घना समूह नदी की तरह अलग हो गया। कोई भी उसके पास नहीं पहुंच सका। विरोध में चिल्लाने की कोशिश करने वालों को एक अदृश्य शक्ति ने पीछे धकेल दिया और इस प्रक्रिया में वे दूसरे प्रदर्शनकारियों से टकरा गए। जल्द ही सफेद बालों वाला वह आदमी अब किसी अंधेरे में छिपा नहीं रहा। वह अराजकता के केंद्र में था और सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। जिन लड़कियों ने सबसे पहले एलेक्स से बात की थी, वे कांप रही थीं, उत्साह और डर के बीच फंसी हुई थीं। लड़की अविश्वास में बस फुसफुसा सकी, यह सचमुच सफेद बालों वाला म्यूटेंट है। गुटों के बीच की सीमा पर सारी बहसें बंद हो गईं। उसके साथ गठबंधन करने की उम्मीद रखने वाले समर्थक और कभी उसके पतन की मांग करने वाले विरोधी डर के मारे जम गए। जैसे वे लोग जो ड्रैगन की तारीफ करते हैं लेकिन उसे देखते ही भाग जाते हैं, वैसे ही उसकी मौजूदगी में उनका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। एक विरोधी नेता तो अपना नियंत्रण खो बैठा और चुपचाप दहशत में गिर पड़ा, लेकिन सफेद बालों वाले म्यूटेंट ने उनकी परवाह नहीं की। इसके बजाय वह शांति से व्हाइट हाउस की ओर चल पड़ा, जहां सशस्त्र बल और सेंटिनल इकाइयां इंतजार कर रही थी। युद्ध के मैदान के ऊपर तैरते हुए उसने एक उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ नीचे देखा, देश की राजधानी पर, सहयोगियों और दुश्मनों पर समान रूप से। जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, वह रुका, अपने माथे पर थपथपाया और हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं कुछ भूल गया था, मुझे 1 मिनट का समय दो। पलक झपकते ही वह कांपते हुए विपक्षी नेता के सामने फिर से प्रकट हो गया। वहां मौजूद सभी लोगों की स्तब्ध आंखों के सामने और घटनास्थल की ओर दौड़ रहे एक्स मैन की उन्मत्त चीखों के बावजूद एलेक्स ने हाथ उठाया। काली बिजली का एक प्रचंड विस्फोट हुआ, जिसने एक ही विनाशकारी प्रहार में उसके सामने मौजूद हर चीज को नष्ट कर दिया। विपक्षी नेता का शरीर सबसे पहले धूल में मिला, उसके बाद सब कुछ धूल में मिल गया। हर विरोधी आवाज, हर अलग राय एक लाल धुंध में विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे एलेक्स ने एक बार
प्रोफेसर एक्स से कहा था, अलग अलग राय तभी होती हैं जब सत्ता निरंकुश न हो। सब कुछ ठीक होने के बाद एलेक्स ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने आसपास के खून को साफ किया, जिससे वह जगह लाल हो गई और उसके समर्थकों और आने वाले नायकों के चेहरे लाल रंग से ढक गए। भयभीत चीखों और एक्स-मैन के उन्मत्त सवालों को नजरअंदाज करते हुए एलेक्स ने उस खून पर ध्यान नहीं दिया जो अभी भी मौजूद था। वह हवा में अपनी मूल स्थिति में वापस तैर गया, नारकीय पृष्ठभूमि के सामने दुष्टता से मुस्कुरा रहा था। इंतजार के लिए माफ कीजिए राष्ट्रपति महोदय, उसने कहा। एक ही वार में विपक्ष के शरीर का एक भी निशान नहीं बचा। व्हाइट हाउस के सामने एक घना रक्त लाल कोहरा छाया हुआ था, जिसमें सड़न की गंध आ रही थी। कभी वफादार समर्थक अब दहशत से चीख रहे थे, कुछ डर के मारे बेहोश हो रहे थे। इस भयावह दृश्य में सफेद बालों वाला म्यूटेंट नीचे हथियारबंद सैनिकों से बेपरवाह हवा में मंडरा रहा था और अंदर राष्ट्रपति को एक भयावह संदेश भेज रहा था, वह आ गया है। सैनिक पूरी तरह से हथियारबंद निश्चल खड़े थे, लेकिन अब उन्हें कोई सुरक्षा का एहसास नहीं हो रहा था। उन्हें उसे हराने की कोई उम्मीद नहीं थी। हर चीज उसके प्रहार की विनाशकारी शक्ति, उसकी अनगिनत जीतें उन्हें बता रही थीं कि वह उनकी पहुंच से बाहर है। सैनिक कांपने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने युद्ध देखा था, अराजकता देखी थी, लेकिन इसकी तुलना में कुछ भी नहीं। सफेद बालों वाला म्यूटेंट खून के समंदर में तैर रहा था, उससे द्वेष की एक भयावह आभा निकल रही थी। हवा में खून की तीखी धात्विक गंध थी, जो विनाश की पूर्व सूचना थी। उनमें से सबसे ज्यादा युद्ध प्रशिक्षित व्यक्ति भी भय की ठंडक महसूस कर रहा था। आखिरकार वे इंसान ही थे, और चाहे कितने भी प्रशिक्षित क्यों न हो, उन्हें मौत का डर था। एक अजेय दुश्मन का सामना करने का विचार, जिसके बचने की कोई संभावना नहीं थी, उन्हें हर चीज पर सवाल उठाने के लिए काफी था। इसी बीच व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति को म्यूटेंट के आगमन की सूचना मिली। यह एहसास उन्हें बिजली की तरह कचोट गया। यह सेना के पिछले हमले का बदला था। उन्हें घबराहट ने जकड़ लिया, लेकिन भागना कोई विकल्प नहीं था। खुफिया जानकारी के अनुसार सफेद बालों वाला म्यूटेंट 10 मैक से भी ज्यादा की गति तक पहुंच सकता था, घातक लंबी दूरी के हमलों और ऐसी इंद्रियों के साथ जो उसे मीलों दूर से भी ट्रैक कर सकती थीं। म्यूटेंट के आते ही उसने राष्ट्रपति को घेर लिया था। भागना बेकार था। हताश होकर राष्ट्रपति ने अपने सहायक को आदेश दिया, एक्स-मैन को सचेत करो, उनसे कहो कि म्यूटेंट को रोकें। अगर मुझे मार गिराया गया तो म्यूटेंट मुक्ति अधिनियम कभी पारित नहीं होगा। राष्ट्रपति की चेतावनी के बिना भी एक्स-मैन सफेद बालों वाले म्यूटेंट को बेरोकटोक तबाही मचाने नहीं देंगे, लेकिन जब तक वे हस्तक्षेप करने के लिए तैयार होते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काली बिजली की एक तेज चमक ने उस इलाके को तबाह कर दिया और पल भर में वह खूनी लाल धुंध में लिपट गया और एक दुह स्वप्न में बदल गया। दूर से प्रोफेसर एक्स इस तबाही को देख रहे थे। उनका दिल बैठ गया, क्योंकि सफेद बालों वाले म्यूटेंट ने पहले ही सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान ले ली थी। अब स्थिति को चाहे जैसे भी संभाला जाए, म्यूटेंट मुक्ति अधिनियम के पारित होने की संभावना बहुत कम थी। जैसे ही सफेद बालों वाले म्यूटेंट ने राष्ट्रपति, सरकार और सत्ता में बैठे सभी लोगों पर ताना मारा, प्रोफेसर एक्स की आवाज गंभीर हो गई, जो मानसिक रूप से एक्स-मैन तक पहुंची। हम एलेक्स को, राष्ट्रपति को मारने नहीं दे सकते, वरना म्यूटेंट और इंसानों के बीच की खाई कभी नहीं भरेगी। यह और भी गहरी होकर एक ऐसी दरार में बदल जाएगी जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। यह कहते हुए एक्स-मैन एलेक्स से भिड़ने के लिए दौड़ पड़े। स्टॉर्म हवा में उछल पड़ा और जवाब मांगने लगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे म्यूटेंट इंसान का रिश्ता और भी खराब हो जाएगा? लेकिन सफेद बालों वाला म्यूटेंट बेपरवाह रहा।
साइक्लोप्स वहां आया और उससे भी पूछा, एक साथ ही म्यूटेंट होने के नाते तुम म्यूटेंट लिबरेशन एक्ट में रुकावट क्यों डाल रहे हो? एक बार फिर एलेक्स ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मिस्टिक भीड़ से आगे बढ़ी, अपना भेष उतारकर अपना असली रूप प्रकट किया। जलती हुई नफरत से वह सफेद बालों वाले म्यूटेंट पर चिल्लाई, तुमने दशकों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तुमने अनगिनत म्यूटेंटों का भविष्य बर्बाद कर दिया। तुम्हारे कृत्य अक्षम्य हैं। लेकिन सफेद बालों वाला म्यूटेंट उदासीन, झिझका तक नहीं, उस अराजकता के ऊपर ऊंचा खड़ा था, मानो उसे उसके क्रोध या म्यूटेंटों के भाग्य की कोई परवाह न हो। अपनी सीमा तक पहुंच चुके साइक्लोप्स अब अपने सामने इस अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने अपना चश्मा उतार दिया और अपनी आंखों से ऊर्जा की एक शक्तिशाली किरण छोड़ी। उसी समय स्टॉर्म ने तूफान बुलाया। हवा का झोंका आया, आकाश में अंधेरा छा गया और तेज बिजली उनके दुश्मन की ओर चमक उठी। फिर भी सफेद बालों वाला म्यूटेंट अविचल खड़ा रहा, बिना किसी प्रतिक्रिया के हमलों को झेलता रहा। साइक्लोप्स उत्सुक, खुद को लगभग उत्साहित पाया। इस अहंकार ने उन्हें आशा की एक हल्की सी किरण दी। अगर सफेद बालों वाला म्यूटेंट उनकी कोशिशों को इतनी बेरहमी से नजरअंदाज कर सकता था, तो शायद उनके पास एक मौका था। नए दृढ़ संकल्प के साथ साइक्लोप्स ने अपना लेजर विस्फोट तेज कर दिया और एक निर्णायक वार करने की ठान ली। सफेद बालों वाला म्यूटेंट बिजली और लेजर किरणों की बौछार से बेपरवाह खड़ा रहा, जबकि दूसरे झुलस गए होंगे या टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। उसने सहजता से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, मानो वह एक क्षणिक हवा के झोंके से ज्यादा कुछ न हो। किरणें और विस्फोट उसे छूने से पहले ही मंद पड़ गए, उसके शरीर में समा गए और अपरिष्कृत शक्ति में परिवर्तित हो गए। दूर से प्रोफेसर एक्स ने बढ़ती चिंता के साथ देखा और बढ़ते खतरे को भांप लिया। उन्होंने महसूस किया कि म्यूटेंट की ऊर्जा अवशोषण क्षमता एक भयानक स्तर तक विकसित हो गई थी, संभवतः दुर्जेय सेबेस्टियन शॉ की शक्ति को भी पार कर गई थी। इस बीच एलेक्स, जो पीछे से हो रहे हमलों से बेपरवाह लग रहा था, ने एक अवसर देखा। आगे बढ़ते हुए उसने एक जबरदस्त शक्ति छोड़ी जो बाहर की ओर उठी, जमीन को चीरती हुई, घास, फव्वारे और यहां तक कि उसके रास्ते में आने वाले सशस्त्र सैनिकों को भी उखाड़ फेंकी। एक जोरदार गर्जना के साथ धरती हिल गई और एक प्रचंड बवंडर ने मलबा और खून बिखेर दिया, जिससे साइक्लोप्स अविश्वास और हताशा की स्थिति में आ गया। नहीं, वह चिल्लाया। अपने सामने आई तबाही को समझ पाने में असमर्थ, एलेक्स की शक्ति उसके भावनात्मक विस्फोट के बाद तेजी से बढ़ी, लेकिन एक मोटी लेजर किरण भी एलेक्स को बिना एक खरोंच भी पहुंचाए उसे और शक्तिशाली बना रही थी। सफेद बालों वाले म्यूटेंट के सामने खड़े एक्स-मेन उसकी मौजूदगी में साधारण इंसानों से ज्यादा कुछ नहीं थे, बिल्कुल असहाय। यह सिर्फ शक्ति का अंतर नहीं था, यह एक बुनियादी विभाजन था। तभी एलेक्स को अचानक अपने पीछे एक जबरदस्त ऊर्जा उठती हुई महसूस हुई, जो विनाशकारी भी थी और जीवनदायी भी, जख्मी भी, फिर भी भव्य। इसने उसकी ऊर्जा अवशोषण को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और धीरे धीरे उसके शरीर को विघटित करना शुरू कर दिया। हालांकि यह घातक नहीं थी, लेकिन इसने उसे उत्सुक कर दिया। धीरे धीरे वह मुड़ा, दूर खड़ी फीनिक्स से आंखें मिलाईं, जिसकी आंखें लाल हो रही थीं, और मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था। इस बीच प्रोफेसर एक्स गौर से देख रहा था, यह जानते हुए कि साइक्लोप्स और स्टॉर्म की संयुक्त सेना भी सफेद बालों वाले म्यूटेंट के सामने बेकार थी और उसकी शक्ति को और बढ़ा रही थी। यह स्पष्ट था, उनमें से केवल एक ही इस विनाश को रोक सकता था। अपने टेलीपैथिक कनेक्शन का उपयोग करते हुए प्रोफेसर एक्स ने जीन ग्रे से आग्रह किया, जीन, अपनी शक्ति का प्रयोग करो, इससे डरो मत।
इसका उपयोग उसे समाप्त करने के लिए करो। जैसे ही ये शब्द जीन ग्रे के मन में उतरे, उसकी आंखें गहरी लाल हो गईं और उसका शरीर तैरने लगा, अंतिम टकराव के लिए तैयार। फीनिक्स फोर्स, एक ब्रह्मांडीय सत्ता, उसके भीतर हलचल मचाने लगी और उसने ऊर्जा की एक ऐसी लहर छोड़ी जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर सकती थी। जीवन और भावनाओं की ज्वालाएं उसके शरीर से फूट पड़ीं, जिससे उसके आसपास का सारा पदार्थ ही लुप्त हो गया। फीनिक्स फोर्स की विनाशकारी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। कुछ भी उससे बच नहीं सकता था। दुर्जेय सफेद बालों वाला म्यूटेंट भी सुरक्षित नहीं था। फीनिक्स के प्रभाव में उसका शरीर बिखरने लगा। एलेक्स, जिसने पहले दूरी बनाए रखी थी, आखिरकार जीन ग्रे की ओर मुड़ा और उसके भीतर जागृत हो रही अपार शक्ति को देखा। एक्स-मेन आशा की एक लहर महसूस कर रहे थे और उन्हें विश्वास था कि एपोकैलिप्स की तरह सफेद बालों वाला म्यूटेंट भी जल्द ही धूल में मिल जाएगा। जैसे ही एलेक्स ने जीन को देखा, उसे स्पष्ट हो गया कि उसकी उन्नत ऊर्जा अवशोषण तकनीकें भी उसे फीनिक्स के विनाश से नहीं बचा सकती। उसका शरीर विलीन होने लगा और हर गुजरते पल के साथ विघटन तेज होता गया। फिर भी एलेक्स अविचल रहा। जीन की तरफ आत्मविश्वास से भरी मुस्कान बिखेरते हुए उसने अपनी उंगली उठाई और एक घातक लाल ऊर्जा का विस्फोट किया जो सीधे उसकी ओर बढ़ा। फूफ, धमाका, काले और लाल रंग की विलक्षणता ने सब कुछ चीर दिया और सीधे जीन ग्रे पर टूट पड़ी। हमले की ताकत से जीन जानती थी कि उसके पास इसे रोकने के लिए अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उलटफेर, विनाशकारी शक्ति से चमकता लाल रंग बिखरने लगा और उसके पास पहुंचने से ठीक पहले ही लुप्त हो गया। एक्स-मेन को आशा की एक लहर महसूस हुई, लेकिन उनकी मुस्कुराहट जल्दी ही गायब हो गई। पलक झपकते ही सफेद बालों वाला म्यूटेंट अपनी जगह से गायब हो गया और जीन के ठीक सामने प्रकट हुआ। बिना किसी चेतावनी के उसने एक करारा मुक्का मारा। धमाका! जैसे ही जीन की टेलीकिनेसिस ब्लैक फ्लैश से टकराई, उनके बीच काली और लाल बिजली कड़कने लगी। जमीन टूट गई और शॉकवेव ने पृथ्वी को एक विशाल गड्ढे में डुबो दिया। क्विकसिल्वर तेजी से एक्स-मेन को साथ लेकर पहुंचा और प्रोफेसर एक्स, स्टॉर्म और साइक्लोप्स को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के बाद अपने चश्मे उतारकर विस्मय से युद्ध को देखते हुए, हे भगवान, एक काली चमक को रोक लिया गया, लेकिन एलेक्स पर कोई असर नहीं पड़ा। अगर फीनिक्स फोर्स उस काली चमक को रोक नहीं पाती, तो वह फीनिक्स फोर्स नहीं होती। एलेक्स ने काली चमक का इस्तेमाल जोन अवस्था में प्रवेश करने के लिए किया था, जहां उसकी ऊर्जा, शापित ऊर्जा और शारीरिक समन्वय सभी अपने चरम पर पहुंच गए थे। अपनी मूल क्षमता के 120% पर काम कर रहे थे। जोन बढ़ी हुई काली चमक जीन ग्रे की टेलीकाइनेटिक शील्ड से टकराई तो नवजात फीनिक्स फोर्स भी उस उन्नत काली चमक का सामना नहीं कर सका। धमाका! टेलीकाइनेटिक शील्ड के टूटने पर कांच के टूटने की आवाज गूंजी। एलेक्स ने अपनी मुट्ठी को हथेली में बदल लिया, जिससे उसके हाथ में एक और लाल चमक आ गई। उलटफेर, लाल चमक ने शील्ड को तुरंत चकनाचूर कर दिया और जीन की ओर बढ़ गया। काली और लाल सिंगुलैरिटी बिल्कुल पास आ रही थी। जीन ग्रे उसे समय पर पूरी तरह से विघटित नहीं कर सका और ऐसा लग रहा था कि उसे यह झटका झेलना ही होगा। लेकिन तभी वुल्वरिन ने साइक्लोप्स के लेजर और स्टॉर्म की हवा का इस्तेमाल करके खुद को जीन और सिंगुलैरिटी के बीच में खड़ा कर लिया। उसने जीन को सिंगुलैरिटी की ताकत से बचाने की कोशिश की। धमाका! अपने एडामेंटियम कंकाल के साथ भी वुल्वरिन कमजोर लेकिन फिर भी शक्तिशाली रेड का सामना नहीं कर सका। वह उड़ता हुआ जीन ग्रे से टकराया। हड्डियों के टूटने की आवाज हवा में गूंज रही थी, जैसे ही वे इमारतों से टकराकर विनाश में विलीन हो गए। नहीं! साइक्लोप्स निराशा में चिल्लाया। पलक झपकते ही वे जीत से विनाश में कैसे बदल गए? वुल्वरिन की सुरक्षा के बावजूद जीन ग्रे अपने टेलीकाइनेटिक अवरोध के बिना इतने क्रूर हमले से कैसे बच सकती थी?
दिल टूटकर साइक्लोप्स ने एक विशाल लेजर दागा, जो अब तक छोड़े गए किसी भी लेजर से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन यह बेकार था। सफेद बालों वाले म्यूटेंट के पास पहुंचते ही किरण पूरी तरह से अवशोषित हो गई। एक्स मैन को बिखरते देख एलेक्स की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अपना हाथ बढ़ाते हुए उसे एक एनीमे का हमला याद आया जो उसे बहुत पसंद था, शिनरा टेंसी, उलटफेर। लाल अपनी चरम सीमा तक धकेला गया। एक भयानक शक्ति का संचार हुआ। एलेक्स से एक विशाल प्रतिकर्षण तरंग फैलते ही काली और लाल बिजली कड़कने लगी, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। कुछ ही सेकंड में हजारों मीटर आगे मलबे में तब्दील हो गया। एलेक्स को भी तनाव महसूस हो रहा था। उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। उसके बैकपैक से 5 आर्क रिएक्टर अलग हो गए, उसके चारों ओर तैर रहे थे, उसकी ऊर्जा को रिचार्ज कर रहे थे। एक्स मैन के भाग्य की परवाह किए बिना एलेक्स शांति से अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। दर्जनों पहली पीढ़ी के सेंटिनल्स को आसानी से ध्वस्त करने के बाद एलेक्स बिना किसी परेशानी के जेबों में हाथ डाले आगे बढ़ा। चलते हुए उसने अनगिनत निगाहों का भार महसूस किया जो उसे देख रही थीं। एक निगरानी उपग्रह की जानी पहचानी निगाहों को देखकर उसने आसमान की ओर एक चमकदार मुस्कान बिखेरी और आगे बढ़ता रहा। व्हाइट हाउस खंडहर में पड़ा था, इस अराजकता के बाद मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। मलबे के नीचे राष्ट्रपति फंसे हुए थे, डर से कांप रहे थे। एलेक्स को आते देख वह हताश होकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, मैं उन्हें तुम पर हमला करने से नहीं रोक सका। एलेक्स ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी ठंडी निगाहें राष्ट्रपति की नजरों से मिलीं और वह झुक गया। मुझे बताओ कि बाकी सैन्य नेता कहां हैं? राष्ट्रपति घबरा गए और अचानक बोल पड़े, मुझे नहीं पता, तुम्हारे परमाणु विस्फोट से बचने के बाद वे छिप गए। कसम से मुझे नहीं पता कि वे कहां गए। एलेक्स ने निराश होकर आह भरी। कितना निराशाजनक है, वह बुदबुदाया। फिर शांति से कहा, लेकिन कम से कम आप जानते हैं कि वे कैसे दिखते हैं और कहां से देखना शुरू करना है ना? खुद को बचाने की पुरजोर कोशिश में राष्ट्रपति ने एलेक्स को जनरलों के बारे में सारी जानकारी तुरंत बता दी। कुछ ही पलों में एलेक्स के पास वो सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। सफेद बालों वाला म्यूटेंट मुस्कुराया, लेकिन राष्ट्रपति ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या अब तुम मुझे जाने दोगे? बिना कोई जवाब दिए एलेक्स बस मुस्कुराया और फिर व्हाइट हाउस के खंडहरों में गायब हो गया। राष्ट्रपति ने राहत की सांस लेते हुए सोचा, मैं जिंदा बच गया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बिजली कड़कती एक भयानक बैंगनी गोला आसमान से उतरा। पल भर में व्हाइट हाउस धराशायी हो गया और पीछे सिर्फ एक अथाह गड्ढा रह गया। इस घटना की खबर तेजी से फैली और गुप्त ठिकानों से देख रहे सैन्य नेताओं ने सैटेलाइट फुटेज पर सब कुछ घटित होते देखा। सफेद बालों वाला म्यूटेंट एलेक्स के प्रकट होने से लेकर व्हाइट हाउस के आसपास के खूनी नतीजों तक, एक्स मैन के साथ भीषण युद्ध, उस इलाके को तबाह करने वाले शॉकवेव्स और सब कुछ तबाह करने वाले विनाशकारी बैंगनी गोले तक, यह सब रिकॉर्ड किया गया था। अंत में उन्होंने एलेक्स को आकाश का मजाक उड़ाते, अनगिनत सेंटिनल रोबोटों को मार गिराते तथा अपने विनाशकारी हमले से राष्ट्रपति को मारते और ऐतिहासिक व्हाइट हाउस को नष्ट करते देखा। सैन्य अधिकारी आग बबूला हो गए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के मुंह पर सिर्फ एक तमाचा नहीं था, यह एक सीधी चुनौती थी। लेकिन उनके गुस्से पर जल्द ही एक और भी बदतर चीज हावी हो गई, डर। एलेक्स पहले ही बिना किसी खरोंच के परमाणु विस्फोट से बच निकलने की क्षमता का प्रदर्शन कर चुका था, जिससे उनके पास उसे बेअसर करने का कोई कारगर तरीका नहीं बचा था। और अब जब वह अपने बदले की भावना में डूबा हुआ था, दिवंगत शक्तिहीन राष्ट्रपति से निजी जानकारी हासिल कर रहा था, तो उन्हें पता था कि वे बड़ी मुसीबत में हैं।
एलेक्स के बेजोड़ ट्रैकिंग कौशल के साथ यह बस समय की बात थी कि वह उनमें से हर एक को एक एक करके पकड़ ले। एक जनरल ने आपातकालीन बैठक के दौरान डर से अपना चेहरा पीला करते हुए कहा, हमें एलेक्स के खिलाफ योजना शुरू करनी होगी। यह हमारी जान की लड़ाई है। वह हमें खत्म करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। एक और जनरल, जो उतना ही घबराया हुआ था, उसने व्हाइट हाउस के उस बुरे सपने और निगरानी उपग्रहों के खौफनाक फुटेज को याद किया, जहां एलेक्स आसमान में एक खतरनाक आकृति की तरह उनके ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। हमें कर्नल स्ट्राइकर के शोध का समर्थन करना होगा। वह म्यूटेंट्स के बारे में एक बड़ी बात पर काम कर रहे हैं, खासकर सेंटिनल रोबोट्स के विकास पर, जो कई म्यूटेंट क्षमताएं इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें उस राक्षस को खत्म करने की कुंजी हो सकती हैं, लेकिन हमने सेंटिनल्स को पहले भी नाकाम होते देखा है। एक और जनरल ने स्पष्ट रूप से कांपते हुए जवाब दिया। पहले जनरल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, वे सेंटिनल्स सिर्फ प्रोटोटाइप हैं। असली योजना उन्हें म्यूटेंट शक्तियों की नकल करने और उन्हें साझा करने में सक्षम बनाना है, और हर नई क्षमता के साथ उन्हें और मजबूत बनाना है। इसने मैंने की जीता के ऐसी मजबूत के मारा करने 12 करने के लिए तरह हम जीतते हैं। वे विशिष्ट खतरों को निशाना बनाने के लिए विभिन्न उत्परिवर्ती क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं, एक जनरल ने जोर देकर कहा। लेकिन अन्य लोग संशय में रहे। एलेक्स की शक्ति संख्याओं से पार पाने वाली किसी भी चीज से परे है, एक आवाज ने तर्क दिया। उसकी क्षमताएं हर क्षेत्र को कवर करती हैं, दूरी और हाथापाई, आक्रमण और रक्षा। वह पहले से ही उत्परिवर्ती विकास के चरम पर है। अगर सेंटिनल्स हर ज्ञात क्षमता की नकल भी कर लें, हजारों की संख्या में भी, तो भी वह उन्हें मिटा देगा। उसका एक प्रतिकारक बल हमला उन सभी को मिटा सकता है। नहीं, पहले जनरल ने बीच में ही टोक दिया। सेंटिनल परियोजना का एक आखिरी तत्व है उत्परिवर्ती शक्तियों को उनकी मूल सीमाओं से आगे बढ़ाना। अगर हम स्थानिक हमलों की पहुंच बढ़ा सकें, तो हम अंततः उसकी सुरक्षा को भेद सकते हैं। अगर हम अविनाशी रूपों की सीमा बढ़ा सकें, तो हमें उसके हमलों से डरने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने एक दुर्लभ क्षमता की पहचान की है, जो आसपास की सभी उत्परिवर्ती शक्तियों को बेअसर कर देती है। यह अभी कमजोर है, लेकिन अगर हम इसे बढ़ा दें, तो हम अंततः इसे उसके खिलाफ काम करने लायक बना सकते हैं। यह केवल सिद्धांत है, दूसरे जनरल ने प्रतिवाद किया। वर्तमान तकनीक के साथ यह लगभग असंभव है। लेकिन स्ट्राइकर के साथ खड़ा व्यक्ति बस मुस्कुराया और आत्मविश्वास से ताली बजाई। कमरे में 2 व्यक्ति दाखिल हुए। एक व्यक्ति के शरीर पर गहरे टैटू थे, जिससे किसी गली के गुंडे का सा आभास हो रहा था। दूसरे व्यक्ति का रूप, रंग अजीब और बेचैन करने वाला था। उसकी त्वचा हरी और सिर बड़ा था। पहला व्यक्ति, जिसे ज्यादातर जनरल हाल ही में एक आतंकवादी हमले में शामिल एक कुख्यात व्यक्ति के रूप में पहचानते थे, इवान वैंको के नाम से जाना जाता था। हालांकि दूसरा व्यक्ति उनके लिए पूरी तरह से रहस्यमय था। कर्नल स्ट्राइकर का समर्थन करने वाले जनरल ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए भीड़ को संबोधित किया। मेरा विश्वास करो, डॉ स्टर्न और डॉ वैंको तुम्हें निराश नहीं करेंगे। बाहर कर्नल स्ट्राइकर दूर से देख रहे थे। उन्होंने जनरलों को प्रभावित करने वाले भ्रम को खत्म करने का आदेश दिया। उनका चेहरा एक भयावह मुस्कान में बदल गया। एलेक्स, बस तुम रुको, उन्होंने बुदबुदाया। इस बीच जेवियर स्कूल की एक गुप्त प्रयोगशाला में जीन ग्रे नई अर्जित फीनिक्स फोर्स का इस्तेमाल करते हुए साइक्लोप्स को ठीक करने का काम कर रही थी। हाल ही में एलेक्स के साथ हुई एक लड़ाई के दौरान जीन को आसानी से पराजित कर दिया गया था और एक विनाशकारी प्रहार के बाद लगभग समाप्त कर दिया गया था। लेकिन एन मौके पर उसने फीनिक्स फोर्स का इस्तेमाल किया, बस इतना कि वह बच गई। क्विकसिल्वर अपनी तेज रफ्तार के बावजूद उसके बाद आने वाली सभी चोटों को रोक नहीं सका
और वुल्वरिन अपने एडामेंटियम कंकाल और उपचार क्षमता की बदौलत सुरक्षित रहा, जबकि बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे। साइक्लोप्स ने एक भयानक प्रतिकारक शक्ति के कारण अपना आधा शरीर खो दिया था और जीन द्वारा फीनिक्स फोर्स के तेज इस्तेमाल के बिना वह मर जाता। एक्स-मेन अभी अपने जख्मों से मुश्किल से ही उबर पाए थे और यह सब फीनिक्स फोर्स की बदौलत हुआ। जीन ने अपनी पदार्थ पुनर्गठन शक्तियों से प्रोफेसर एक्स के निचले शरीर का इलाज करके अभी टीम को शारीरिक रूप से स्वस्थ किया था, लेकिन किसी को भी कोई राहत नहीं मिली। प्रयोगशाला की हवा में एक ऐसा तनाव था जिसे कोई भी दूर नहीं कर पा रहा था। एलेक्स का साया उन पर मंडरा रहा था, मानो तूफानी बादल उनका मनोबल गिरा रहा हो। साइक्लोप्स अपनी हताशा को रोक नहीं पाया। उसने दीवार पर मुक्का मार दिया और गुस्से से खून बहने लगा। बैनशी चली गई, डार्विन चला गया, अनगिनत नागरिक चले गए और म्यूटेंट लिबरेशन एक्ट यह कभी नहीं होने वाला। हमारी सारी कोशिशें, हमारे सारे सपने एलेक्स के सामने कुछ भी नहीं हैं। हमें उसे हराना होगा, हमें हर हाल में हराना होगा। और फिर भी किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रोफेसर एक्स भी चुप रहे, क्योंकि एलेक्स के लिए उनकी साझा नफरत भारी पड़ रही थी। वह सिर्फ उनका दुश्मन नहीं था, वह म्यूटेंट और इंसानों के बीच शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन जब वे उस खामोशी में बैठे थे तो सवाल बना रहा, वे एलेक्स जैसी ताकतवर को कैसे हरा पाएंगे? सबकी निगाहें जीन ग्रे पर टिक गईं, फीनिक्स फोर्स पर अपनी महारत के साथ। शायद वही अकेली ऐसी होगी जिसके पास उसे पूरी तरह से नियंत्रित करने का मौका होगा। और शायद, बस शायद, इतनी शक्ति भी जुटा ले कि वह इस दुःस्वप्न को हमेशा के लिए खत्म कर दे। वह उनकी आखिरी उम्मीद थी। ऊपर विशाल विमानवाहक पोत पर निक फ्यूरी ने उपग्रह फुटेज को गंभीर भाव से देखा, विचारों में खोया हुआ। उसके बगल में कूल्सन ने परेशान करने वाली जानकारी दी। एलेक्स ने पहले सैकड़ों विरोधियों को, फिर दर्जनों सैनिकों को मार गिराया। एक्स-मैन के साथ लड़ाई के दौरान उसने व्हाइट हाउस को ध्वस्त करने से पहले लगभग 1000 नागरिकों को परास्त किया। फ्यूरी का संकल्प और दृढ़ हो गया। यह म्यूटेंट कोई एवेंजर नहीं है। उसके लिए हमारी जो भी योजनाएं थीं, वे अब धरी की धरी रह गईं। वह कानून की अवहेलना करता है और आवेग में आकर काम करता है। वह इस समय दुनिया के सामने सबसे बड़ा खतरा है। कूल्सन स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह समझते हुए चुप रहे। निक फ्यूरी मुश्किल में फंस गया था। सफेद बालों वाला म्यूटेंट उत्पात मचा रहा था और उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही फ्यूरी कैप्टन मार्वल से संपर्क करने वाला था, कूल्सन के मन में एक विचार आया, इटर्नल्स का क्या? उन्हें मानवता की रक्षा करनी चाहिए। अगर उन्होंने पहले कार्रवाई नहीं की तो अब जरूर करेंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों की जान जोखिम में है। हम सफेद बालों वाले म्यूटेंट से निपटने के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूरी इटर्नल्स को जानता था और सालों से उन्हें SHIELD के डेटाबेस में सूचीबद्ध कर रखा था। लेकिन सवाल बना रहा, क्या उन पर सचमुच भरोसा किया जा सकता है? फ्यूरी हमेशा उनकी शक्तियों और गुप्त इरादों को लेकर सतर्क रहता था। फिर भी सफेद बालों वाले म्यूटेंट जैसे खतरे का सामना करने के लिए इटर्नल्स के साथ गठबंधन करना सबसे अच्छा दांव हो सकता था। यह एक जुआ था, लेकिन अगर यह कामयाब रहा तो यह सबके लिए फायदेमंद हो सकता है। निक फ्यूरी ने कूल्सन को सिर हिलाया। उसके चेहरे पर शांत लेकिन सहमति थी। इटर्नल्स को खबर दो, उन्हें बता दो कि सफेद बालों वाले म्यूटेंट ने क्या किया है। उनका ध्यान खींचो और उन्हें हमला करने पर मजबूर करो। हमें उस कमीने को खुलेआम चाहिए। इस बीच विमानवाहक पोत पर एकांत कार्यालय में अलेक्जेंडर पियर्स की नजरें एक स्क्रीन पर गड़ी थीं, जिस पर एक उग्र म्यूटेंट दिखाई दे रहा था। उसकी निगाहें दुर्भावनापूर्ण इरादे से टिमटिमा रही थीं। हाइड्रा और बेकाबू सफेद बालों वाला म्यूटेंट अराजकता में बनी जोड़ी थे।
मौके का फायदा उठाते हुए उसने एक गुप्त संदेश भेजा। अपने स्वार्थ के लिए म्यूटेंट को भर्ती करने की कोशिश में जैसे ही एलेक्स ने व्हाइट हाउस को नक्शे से मिटा दिया, उसके बाद इतिहास के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। वह टोनी स्टार्क के समुद्र किनारे स्थित बंगले में चला गया, जहां उसने अपनी शक्तियों को निखारा। उसके इस नए कारनामे से शील्ड के साथ उसका रिश्ता और भी पेचीदा होने वाला था। एलेक्स पूरी तरह से भटक गया था। टेसरैक्ट की सही लोकेशन का पता लगाने में असमर्थ, वह उसे हथियाने में असमर्थ था, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। वह बस लोकी के उसे लाने का इंतजार कर सकता था। इस बीच टोनी सोर्सर सुप्रीम के साथ प्रशिक्षण ले रहा था, जिससे समुद्र तट के किनारे का विला पूरी तरह से वीरान हो गया था। स्वाभाविक रूप से एलेक्स वहां आ गया, लेकिन वह यूं ही इधर उधर नहीं घूमता रहा। वह व्यस्त रहा, आर्क रिएक्टर से ऊर्जा प्राप्त करता रहा, साथ ही लिमिटलेस तकनीक में निपुणता हासिल करता रहा और पोर्टल निर्माण में महारत हासिल करने की कोशिश करता रहा। हालांकि जादू उसे उतनी आसानी से नहीं आता था जितना सोर्सर सुप्रीम को। 6 आइज और रिएक्टर से शक्ति प्राप्त करने के बावजूद पोर्टल निर्माण अभी भी मुश्किल बना हुआ था। वह चिंगारियां तो पैदा कर सकता था, लेकिन पूरी महारत अभी भी उसकी पहुंच से बाहर थी। दूसरी ओर लिमिटलेस तकनीक ज्यादा आशाजनक थी। इसका एक उन्नत रूप था जिससे वह अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकता था और संभवतः अपना खुद का पॉकेट आयाम भी बना सकता था। यह उसके लिए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वह एक बैकपैक में 10 आर्क रिएक्टर्स ढो रहा था। उसके जैसे तेज तर्रार सफेद बालों वाले म्यूटेंट के लिए यह निश्चित रूप से सबसे स्टाइलिश लुक नहीं था। काफी प्रयास के बाद उसकी शक्तियां विकसित हुईं और उसने असीम तकनीक में सुधार किया, जिससे वह परमाणु स्तर पर पदार्थों को नियंत्रित कर सका। जैसे जैसे वस्तुएं उसके पास आतीं, वे धीमी हो जातीं और कभी उस तक नहीं पहुंच पातीं। सिस्टम ने खबर दी, उसने अंतरिक्ष पर आंशिक नियंत्रण हासिल कर लिया है। यादों का सैलाब उसके मन में उमड़ पड़ा और 6 आइज ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया। एलेक्स ने सब कुछ आत्मसात कर लिया और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए रिवर्स कर्स्ड तकनीक का इस्तेमाल किया। यादों को पूरी तरह से आत्मसात करने के बाद एलेक्स ने अपनी असीम तकनीक में एक बड़ा सुधार देखा। सिस्टम ने अब अंतरिक्ष पर आंशिक नियंत्रण सूचीबद्ध किया था और कौशल की प्रभावी सीमा मात्र 50 सेंटीमीटर से बढ़कर पूरे 5 मीटर हो गई थी, मूल सीमा से 10 गुना। इस बढ़ावा के साथ एलेक्स ने उस दायरे में अंतरिक्ष पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिससे उसे तत्काल टेलीपोर्टेशन, स्थानिक स्लैश, स्थानिक तह जैसी क्षमताएं प्राप्त हुईं और यहां तक कि उसने स्वयं अंतरिक्ष का निर्माण भी किया। महारत के इस नए स्तर ने उसकी असीम तकनीक को उसकी मूल सीमाओं से परे गोजो सातोरु से भी आगे पहुंचा दिया। इस नई शक्ति के साथ एलेक्स ने इसका उपयोग करने में संकोच नहीं किया। एक पॉकेट आयाम बनाया और आसान पहुंच के लिए उसके अंदर 10 आर्क रिएक्टर जमा कर दिए। जैसे जैसे अंतरिक्ष के बारे में उसकी समझ गहरी होती गई, उसने एक नया कौशल भी प्राप्त किया, पोर्टल निर्माण। स्लिंग रिंग पहनने और अपनी उंगलियां फड़फड़ाने के बाद उसके सामने धीरे धीरे एक पोर्टल बना और सिस्टम ने इसे एक नए कौशल के रूप में मान्यता दी। पोर्टल स्तर 1 उन जगहों के पोर्टल खोलने की क्षमता के साथ जहां वह पहले जा चुका था। एलेक्स के पास अब स्तर बढ़ाने और विस्तार करने की एक नई शक्ति थी। स्तर 1 पर एलेक्स किसी भी ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता था जहां वह पहले जा चुका था। स्तर 2 तक उसे स्लिंग रिंग की जरूरत नहीं रही और वह पोर्टल खोलने के लिए पूरी तरह अपनी जन्मजात शक्तियों पर निर्भर था। स्तर 3 पर उसकी पहुंच उसके वर्तमान आयाम या ब्रह्मांड के किसी भी स्थान तक विस्तृत हो गई। स्तर 4 तक उसने आयामों के बीच छलांग लगाने की क्षमता हासिल कर ली और एक बार जब उसका पोर्टल निर्माण कौशल स्तर 5 पर पहुंच गया तो वह वास्तविकता की बाधाओं को चीरकर पूरी तरह से नई दुनियाओं की यात्रा कर सकता था। एलेक्स इन संभावनाओं की कल्पना मात्र से ही रोमांचित हो रहा था।
सुपरमैन जैसे सुपर हीरो के साथ द्वंद्व युद्ध, गोकू के साथ बमों का आदान प्रदान, होमलैंडर को असली हीरो बताना और गोजो सटोरू के सामने लिमिटलेस तकनीक का प्रदर्शन। यह जीवन भर का एक रोमांचक अनुभव था। लेकिन जैसे ही एलेक्स इन महायुद्धों के बारे में दिवास्वप्न देख रहा था, उसकी सिक्स आइज ने कुछ भांप लिया। काले कपड़ों में एजेंट तेजी से उसके समुद्र तटीय विला की ओर बढ़ रहे थे। एलेक्स और भी मुस्कुराया, और भी रोमांच क्षितिज पर था।